प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चले साथियों, आज हम लोग फिर से लेके आ गए हैं थियरी 4 का एक और क्लास। देखिए, बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम होना है, तो इसलिए आप अपनी तैयारी को मजबूत करते चलें। साथियों, पहला सवाल कि किसी ध्वनि तरंग का पिच किस पर निर्भर करता है। आपको बताना है जो ध्वनि तरंग है उसका पिच किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है आयाम, या फिर साथ ही आवृत्ति पर निर्भर करता है, या तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, या फिर वेग पे निर्भर करता है। तो देखिए, आपको बताते चलें कि जो ध्वनि तरंग का पिच है ना साथियों, जैसे आप कभी कोई साउंड वगैरह सुनते होंगे, गाना वगैरह, तो कभी आवाज़ ज़्यादा कभी कम, साथ ही उसी को ना पिच कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए पिच किस पर निर्भर करता है, तो ये साथियों आवृत्ति पर, किस पर, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। यानी ये आवृत्ति पर पिच निर्भर करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए पिच जो है ना साथियों, पिच जो है ये आवृत्ति का ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसका? आवृत्ति का पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब नहीं ये समानुपाती है साथियों। ठीक है, अगर क्या होगा, इसको इस तरह भी आप बोल सकते हैं कि पिच का सीधा संबंध किससे है? आवृत्ति से है। इस बात को आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से जानिएगा आयाम के बारे में, जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। आयाम के बारे में तो साथियों आयाम क्या है? ये ध्वनि की तीव्रता को बताता है। आयाम क्या करता है? ये ध्वनि की क्या करता है साथियों? तीव्रता को बताता है। आयाम ध्वनि की तीव्रता को बताता है। ठीक है साथियों, ध्वनि की तीव्रता को कौन बताता है? आयाम बताता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और आपका किसी ध्वनि तरंग का पिच किस पर निर्भर करता है, तो ध्यान रखिएगा पिच आवृत्ति पर यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। ये रहा दूसरा सवाल। साथियों, हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ऐसे सवाल जो आपके टीआरई में अब तक पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के लगभग चांसेस हैं। देखिए दूसरा सवाल कि एक्सरे की खोज किसने की थी। बताना है आपको कि एक्सरे की खोज किसने की थी। ऑप्शन है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी में है विल्हेम रोएंटगन, ऑप्शन सी में है मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी में है बैकरल। तो आपको फटाफट बताना है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। फटाफट जवाब दिए साथियों। जब तक आपको ना हम कुछ बातें बताते हैं। ये जो आपको ऑप्शन ए में रदरफोर्ड दिख रहा है ना, ये रदरफोर्ड साथियों ये फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इसको कहा जाता है। रदरफोर्ड के बारे में जान लीजिए, इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से किसे जाना जाता है? रदरफोर्ड को, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। और साथ में इसके बारे में और भी बातें जानिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर? स्वर्ण पत्र। आप पढ़े होंगे, स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था इसने। कौन सा? स्वर्ण पत्र प्रयोग। आपका कौन? रदरफोर्ड ने क्या किया था? स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था, जिससे उसको क्या पता चला था, यानी स्वर्ण पत्र प्रयोग किया। और उसने क्या किया था साथियों? परमाणु का नाभिक मॉडल प्रस्तावित किया था। किसका? परमाणु का नाभिक मॉडल। परमाणु का नाभिक मॉडल अगर आपको पूछे या फिर परमाणु मॉडल पूछे साथियों, रदरफोर्ड ही होगा। तो परमाणु का नाभिक मॉडल इसने प्रस्तुत किया था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि स्वर्ण पत्र प्रयोग एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो साथियों रदरफोर्ड ने किया था। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किसे कहा जाता है, तो रदरफोर्ड को कहा जाता है। इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे पॉइंट है इसमें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों मैडम क्यूरी जो है, मैडम क्यूरी, इसके बारे में भी जान लीजिए। जो ऑप्शन सी में आपका मैडम क्यूरी है, इसने क्या किया? पोलोनियम और रेडियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी पोलोनियम एंड रेडियम की खोज इसने की थी। किसने साथियों? मैडम क्यूरी ने पोलोनियम एंड रेडियम की खोज की थी। बाकी बैकरल जो है, ये आपका क्या? रेडियोधर्मिता की खोज। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी साथियों? आपका बैकरल ने 1896 में। किसकी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो ये आपका बैकरल ने की 1896 में। इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक्सरे की खोज, तो साथियों एक्सरे की खोज कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और वो कौन? रोएंटगन। कौन हो जाएगा? रोएंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। बाकी सब बात को नोट करते हुए आप लोग आगे बढ़िएगा। चलिए बढ़ेंगे 2 नंबर सवाल के बाद आगे की ओर। ये रहा तीसरा प्रश्न, तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या किसने की। आपको बताना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या किसने की। ऑप्शन है आइंस्टीन ने की, या फिर प्लैंक ने की, या न्यूटन ने, या फिर साथियों बोर ने।
फटाफट बताइए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या किसने की थी। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। इस बीच आपको ना और भी कुछ बातें बताते चलते हैं। देखिए साथियों, जो आपका प्लैंक है ना, प्लैंक इसने क्या किया था, आपका प्लैंक ने आपका क्वांटम थ्योरी, अगर पूछ दे कि क्वांटम थ्योरी किसने दिया, क्वांटम थ्योरी तो प्लैंक ने दिया था। किसने? क्वांटम थ्योरी के बारे में किसने बताया? तो प्लैंक ने बताया। और न्यूटन साहब के बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने गति के कुल कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। न्यूटन साहब गति के कुल 3 नियम दिए थे। प्रथम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, इस बात को आप जानते हैं साथियों। उसके बाद दूसरा नियम से क्या होता है आपका F=ma, यानी बल की परिभाषा निकल के आता है। और जो तीसरा नियम है उसको क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और आपका बोर जो है, बोर का परमाणु मॉडल, यानी इसने परमाणु मॉडल को प्रस्तावित किया था नील बोर साहब ने। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या किसने की? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या आपका आइंस्टीन ने की थी। किसने? आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की थी, मतलब इसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, और इसमें इसने क्या बताया था तो इस बात को भी आप जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या बताया था कि प्रकाश तरंग नहीं बल्कि फोटोन नामक कणों से बना है। क्या इसको लिख लीजिए आप लोग कि इन्होंने क्या बताया था कि प्रकाश तरंग नहीं बल्कि प्रकाश तरंग नहीं बल्कि फोटोन नामक कणों से बना है। कौन सा कण? फोटोन नामक कणों से बना है। फोटोन नामक कणों से बना है। ये बात आपका किसने कहा? तो ये बात आपका आइंस्टीन ने कहा था साथियों। किसने कहा था? आइंस्टीन ने। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या किसने की? आइंस्टीन ने ही की। और उन्होंने क्या कहा कि प्रकाश तरंग नहीं बल्कि किससे बना है? बल्कि फोटोन नामक कणों से बना है। ठीक है, अगर फोटोन वाला भी सवाल पूछ दे तो आपका आइंस्टीन ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से और बातें जान लीजिए। आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है E=mc², इसको सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं साथियों। ये आपका किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए 3 नंबर सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कि यदि एक वस्तु की चाल को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। देखिए, कोई वस्तु है, उसकी चाल को क्या किया जा रहा है साथियों? उसकी चाल को 2 गुना कर दिया जा रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी ना, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है साथियों 12mv², ये होता है। उसके बाद फिर क्या बोला है कि किसी वस्तु की गति यानी किसी वस्तु की चाल को 2 गुना कर दिया जाए, तो अब आप क्या कीजिए, उसकी चाल को ना 2 गुना कर दीजिए। तो एक जगह और हम लोग ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर 12mv²। उसके बाद क्या बोला है कि उसका क्या किया जा रहा है, उसका चाल को 2 गुना, तो यहाँ पे m रहने दीजिए और यहाँ वेलोसिटी को जब 2 गुना करेंगे तो 2v² हो जाएगा। ठीक है, उसे जब इसको आप फाइंड आउट कीजिएगा तो 1/2m, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और v²। और इसको अगर आप ओवरऑल देखिएगा साथ ये क्या हो जाएगा 4 गुना 1/2 mv²। यानी अगर उसका आप क्या कर रहे हैं, चाल को 2 गुना कर रहे हैं, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है ना, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो जाता है? तो उसकी काइनेटिक एनर्जी साथियों वो 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। और 4 गुनी ऑप्शन कहाँ है? तो देखिए ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है 4 गुनी। अगर उसका आप क्या कर रहे हैं, उसके चाल को 2 गुना कर रहे हैं, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे 4 के बाद आगे की ओर। 5 नंबर सवाल, क्या सवाल है कि सोडियम थायोसल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? किस का अभिक्रिया साथियों? सोडियम थायोसल्फेट और आपका HCl, इन दोनों का अभिक्रिया किस प्रकार का होगा? ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया होगा, या अपक्षेपण अभिक्रिया होगा, या अपघटन अभिक्रिया होगा, या रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। एक बार आपको बताते चलें साथियों, विस्थापन में ना क्या होता है, अधिक ये होता है ना रिएक्टिव यानी अधिक क्रियाशील, वो कम को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। और अपक्षेपण में क्या होता है कि जब प्रोडक्ट में यानी प्रतिफल में अगर कोई अपक्षेप बन के निकल के आता है तो उसको अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और अपघटन अभिक्रिया साथियों यानी एक बड़ा सा यौगिक अगर टूट करके नया बनाता है तो उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। बाकी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें आपका उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ में होता है तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए फिलहाल जानते हैं कि सोडियम थायोसल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो साथियों देखिए, सोडियम थायोसल्फेट जो है ना, इसका अगर आप सूत्र देखिएगा तो क्या हो जाएगा Na2, उसके बाद
H2O3, ये सोडियम थायोसल्फेट है। इसका अभिक्रिया किससे कराना है? HCl से, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इसका अभिक्रिया कराना है। जब इसका अभिक्रिया होगा तो साथियों प्रतिफल में क्या बनेगा? प्रतिफल में आपका बनेगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, उसके बाद साथियों SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस में आपका S यानी सल्फर, साथियों सल्फर, उसके बाद यहाँ पे आपका प्लस में H2O, यानी इस प्रकार का रिएक्शन होगा। यानी जब आप क्या कर रहे हैं, सोडियम थायोसल्फेट को किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपको क्या निकल के आ रहा है? सोडियम क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ ही आपका ये S जो है इसको सल्फर बोलते हैं, और आपका H2O ये बाहर निकल के आता है। तो इन चारों जो आपका प्रतिफल है, इस प्रतिफल में आप जो यहाँ पे देखिएगा, ये जो सल्फर है ना साथियों, ये सल्फर आपका ठोस रूप में ये अपक्षेप है। ये क्या है? आपका अपक्षेप। ये जो सल्फर है ना साथियों, ये आपका क्या है? अपक्षेप है। रुकिएगा थोड़ा सा, ये आपका अपक्षेप है, अपक्षेप। और आप जानते हैं कि जब किसी भी रिएक्शन में अगर प्रतिफल में अगर अपक्षेप निकल के आता है तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको? अपक्षेपण अभिक्रिया। तो ये वाली जो रिएक्शन है साथियों, ये वाली रिएक्शन कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा अपक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 5 के बाद आगे। देखिए छठा सवाल कि टेबल सॉल्ट, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है? आपको पूछा है किस प्रकार का बंधन होगा? क्या इसमें सहसंयोजक बंधन होगा, आयनिक बंधन होगा, धात्विक बंधन होगा, या हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? साथियों कौन आपका टेबल साल्ट है, जिसको क्या बोलते हैं? NaCl। NaCl ये आपका जो है ना साथियों, इसको टेबल साल्ट भी कहा जाता है, और इसको ना और भी नामों से जाना जाता है। इसको साधारण नमक, अगर पूछ दे आपको कि साधारण नमक का अगर आपको सूत्र पूछ दिए तब भी साथियों NaCl होगा। अब देखिए ये जो NaCl आपका बना है ना, ये कुछ इस प्रकार से बनता है। अगर इसको आप तोड़िएगा तो ये कुछ इस प्रकार से टूटेगा। ये हो जाएगा Na+ और प्लस Cl-। ठीक है साथियों, यहाँ पे आपका सोडियम है ना, ये आपका क्या है? धातु है। सोडियम आपका क्या है? धातु है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और क्लोरीन अधातु है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा साथियों? अपने से बाहर निकालता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेता है। तो साथियों जब क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का शेयर करके, यानी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके, उसको आप परिभाषा पढ़े होंगे, जब कोई कंपाउंड बनाता है, कोई एक यौगिक बनाता है ना साथियों, तो इस प्रकार के यौगिक को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है आयनिक। क्या बोलते हैं इसको? आयनिक। और इसके अंदर जो बंध होगा ना साथियों, उस बंध को क्या बोलेंगे? आयनिक बंधन बोलेंगे। और आयनिक बंधन के बारे में जान लीजिए साथियों, आयनिक बंधन के बारे में, इसका जो गलनांक होता है ना, इसका गलनांक क्या होता है? काफ़ी उच्च होता है। आयनिक बॉन्ड जो है, आयनिक बॉन्ड का गलनांक काफ़ी उच्च होता है, क्योंकि साथियों ये आपका क्या, यानी पॉजिटिव और निगेटिव इन दोनों से मिलकर के बना होता है। इस कारण इसका क्या होता है? गलनांक काफ़ी उच्च होता है। ये भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे इससे आगे की ओर। सात नंबर सवाल, सवाल नंबर 7 क्या है कि किसी परमाणु के नाभिक आवेश का मान किसके बराबर होता है? देखिए किसी परमाणु के नाभिक आवेश, यानी नाभिक आवेश, आवेश को हिंदी में आप आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। नाभिक यानी परमाणु में जो नाभिक होता है उसमें जो चार्ज होता है, उस चार्ज का मान किसके बराबर होता है? क्या साथियों? प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, या द्रव्यमान संख्या। देखिए आपको ना हम एक पहले चित्र बना के समझा रहे हैं। ये है साथियों किसी परमाणु का नाभिक, और ये क्या है? कक्ष बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? परमाणु का कक्ष बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग ना बहुत सारी बातें सीखेंगे आज, कि ये जो नाभिक है ना साथियों, ये नाभिक, इस नाभिक में कौन कौन होता है? इसमें रहता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों रहता है। और ये सब जो कक्ष सब रहता है ना, कक्ष सब, इसमें क्या रहता है साथियों? इसमें आपका इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इस सब में क्या रहता है? आपका इलेक्ट्रॉन सब इसमें घूमते रहता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी कक्षों में क्या रहता है साथियों? इलेक्ट्रॉन। और नाभिक में कौन रहता है? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। अब यहाँ से कुछ बातें आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज रहता है साथियों? इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। कितना? कैसा? पॉजिटिव। अगर बोलेगा कितना चार्ज, तो ये भी ध्यान रखिएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। कितना साथियों? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम किस पर? प्रोटॉन पर चार्ज होता है। अब बात करें प्रोटॉन के अलावा जो नाभिक में आपका न्यूट्रॉन है, तो इस न्यूट्रॉन की अगर बात करें,
साथियों इस न्यूट्रॉन में ना इस पर जीरो चार्ज होता है। क्या होता है इस पर? जीरो चार्ज, यानी इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो बताइए कि नाभिक में प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है और साथियों न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज है, तो नाभिक में कैसा चार्ज हो जाएगा? तो साथियों ये नाभिक जो है ना इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी धनात्मक आवेश होगा। उसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रॉन है जो कक्षों में घूमते रहता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज? निगेटिव। अगर बोले कि कितना चार्ज होता है साथियों, तो इस पर भी बराबर चार्ज होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम इस पर भी होता है। बस फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है और प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो साथियों पॉजिटिव है। बस इसी बात का फ़र्क है। अब आगे बोला था कि नाभिकीय आवेश, तो अब आप खुद बता दीजिए कि नाभिकीय आवेश किसके बराबर होगा? तो नाभिक का जो आवेश होगा साथियों वो किसके बराबर हो जाएगा? तो वो प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? प्रोटॉन के बराबर। क्योंकि देखिए न्यूट्रॉन संख्या मतलब न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज है नहीं, इसको काट दीजिए। इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में रहता नहीं, इसको भी काट दीजिए। और द्रव्यमान संख्या का इससे कोई रिलेटेड है नहीं, तो साथियों आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन संख्या। यानी नाभिक जो आवेश होता है वो किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड करता है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है साथियों तो आप कंटिन्यू बने रहें। चलिए 7 नंबर सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। ये रहा 8वां सवाल। 8वां सवाल है कि ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? किस गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? क्या साथियों ऑक्सीजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में अगर आप देखिएगा ना, तो साथियों जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। साथियों ये जो आपका ग्रीन हाउस गैसेज है, ये गैस क्या करता है? जो अल्ट्रा वायलेट रे है ना, इसको एब्जॉर्ब करता है। इसको क्या करता है? इसको अवशोषित करता है। जो अल्ट्रा वायलेट रे है साथियों, इसको अवशोषित करता है, जिस वजह से जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है ना, इसका टेम्परेचर को ये क्या करता है? बढ़ाता है। पृथ्वी का टेम्परेचर को बढ़ाता है मतलब गर्म करता है। तो साथियों देखिए आपका जो ग्रीन हाउस गैस है ना, मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसके अलावा और भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे आप O3 ले लीजिए। क्या साथियों? O3 ये आपका ग्रीन हाउस गैस है। आप क्या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है साथियों। उसके बाद आपका CO2 तो हो ही गया, आपका मीथेन है साथियों। कौन? मीथेन, यानी CH4, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। ये सारे आपका क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है और कौन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से जान लीजिए ऑक्सीजन के बारे में। तो एटमॉस्फेयर में मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना पाया था साथियों? 21% पाया जाता है। कितना? 21%। और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की मात्रा कितना साथियों? 78%। और सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? आपका नाइट्रोजन ही पाया जाता है। ठीक है, और नाइट्रोजन जो अणु होता है ना, नाइट्रोजन अणु, इसके बीच में कौन सा कितना बॉन्ड होता है साथियों? इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक है? इसके तीन समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है साथियों? 3 समस्थानिक है। अब आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ये बताना है, कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए 8 नंबर सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। ये रहा 9 नंबर प्रश्न कि मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? बताइए पाचन की क्रिया हमारे शरीर में कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन है पेट से साथियों, ऑप्शन बी में ग्रासनी से, ऑप्शन सी मुख से, या फिर छोटी आंत से। आप लोग फटाफट बताइए कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। देखिए साथियों हमारा जो मुंह है ना, हमारा मुख जो है, इसमें ना क्या पाया जाता है? इसमें आपका सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? सलाइवरी एमाइलेज। हमारे मुख में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम साथियों ये है एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज नामक क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। और इसी को टाइलिन भी कहा जाता है। हमारा जो लार है उसको टाइलिन, उसमें टाइलिन भी पाया जाता है। तो साथियों ये क्या करता है आपका सलाइवरी एमाइलेज? हम जब भोजन करते हैं ना, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट को, किसको? कार्बोहाइड्रेट को ये क्या करता है साथियों? इसको तोड़ता है। तोड़ता है किसमें? तो इसको माल्टोज में। किसमें तोड़ता है? माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट को, यानी स्टार्च को किस में तोड़ता है? माल्टोज में तोड़ता है। कौन? आपका सलाइवरी एमाइलेज। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा साथियों मुख में ना, इसके अलावा मुख में और भी कुछ पाया जाता है, और वो क्या है साथियों? लाइसोजाइम। हमारे मुख में और भी पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम क्या है साथियों? तो ये लाइसोजाइम ना एंटीबायोटिक है। क्या है ये? एंटीबायोटिक।
एंटीबायोटिक है। ये लाइसोजाइम क्या है? प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक है। और ये क्या करता है? ये लाइसोजाइम कि मुंह में आने वाले जीवाणु को नष्ट करता है। हमारे मुंह में जो भी जीवाणु आता है ना, हमारे मुंह में जो भी जीवाणु जो आप खाते हैं जिसमें से जीवाणु आता है, जीवाणु को क्या करता है साथियों? जीवाणु को नष्ट करता है। जीवाणु को ये क्या करता है? नष्ट करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये सभी बातों को ध्यान रखना है। ठीक है साथियों। और देखिए हमारे मुंह में जो लार है उसमें ना एक पाया जाता है टाइलिन नामक भी एंजाइम पाया जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए मनुष्य के शरीर में पाचन की क्रिया प्रारंभ कहाँ होती है? तो पाचन की क्रिया प्रारंभ जब भी बोले साथियों वो कहाँ होगा? प्रारंभ होता है मुख से। कहाँ से? मुख से प्रारंभ होती है, आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा पेट में जो है साथियों, पेट में आपका किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। देखिए प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन का पाचन आपका मुंह में शुरू नहीं होता है, इसका पाचन आपका कहाँ होता है साथियों? पेट में होता है। और कौन सा एंजाइम के द्वारा? तो पेप्सिन नामक एंजाइम। कौन सा एंजाइम द्वारा पाचन होता है? पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा। और साथियों एक आपका जो वसा होता है ना, वसा, ये वसा भी आपका मुंह में इसका पाचन नहीं होता है, इसका पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। यानी छोटी आंत में किसका? वसा का पाचन होता है, यानी फैट का पाचन होता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इन सभी बातों को आप नोट कर लीजिएगा ताकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो। चलिए 9 नंबर सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की जो संरचना है साथियों, ये डीएनए का संरचना रुकिए हम बनाने का कोशिश करते हैं। ये लीजिए उसके बाद रुकिए, देखिए अगर अच्छा नहीं बने तो आप लोग हंसिएगा नहीं। ये हो गया आपका डीएनए का संरचना। ठीक है, ये जो आपका डीएनए का संरचना है इसकी खोज किसने की? ऑप्शन है साथियों वाटसन और क्रिक, हर्शे चेज, मेंडल ने, या फिर मॉर्गन साहब ने। तो देखिए डीएनए ना कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है साथियों? इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या साथियों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपका डीएनए का पूरा नाम है साथियों, ध्यान रखिएगा। और इस डीएनए में ना आपका क्या है? नाइट्रोजनस बेस। कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? एक है एडिनिन, एक है गुआनिन, एक है साइटोसिन, एक है थाइमिन। लास्ट क्लास में आपको इन सभी का नाम लिख करके बताए थे। और इसके बीच में साथियों, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है ये भी पूछा जाता है। तो इन सभी के बीच में ये लोग आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों। और देखिए इसका जो संरचना का खोज किया था, यानी डीएनए का जो डबल हेलिकल स्तर भी पूछा जाता है, उसकी संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने? वाटसन और क्रिक ने किया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है साथियों, एक सवाल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस किस कोशिकांग के, किस किस कोशिकांग यानी कोशिका अंग का, किस किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है। आपको ये वाला अपना डीएनए होता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है। आपको उसका नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए 10 नंबर सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर कि देखिए प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ से होता है? देखिए प्रोटीन का पाचन क्या पेट में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, या मुख में होता है? तो साथियों आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मुख में आपका प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। हालांकि यहाँ से पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, लेकिन यहाँ से आपका प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। साथियों प्रोटीन का पाचन आपका कहाँ पे होता है? तो ये आपका पेट में होता है। कहाँ पे? पेट में। पेट में आपका प्रोटीन का पाचन होता है। अब देखिए पेट में जानिए क्या क्या है। हमारा जो अमाशय है ना, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। उसे इसमें ना पेप्सिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है। कौन सा? पेप्सिन नामक एंजाइम। और यही क्या करता है साथियों? प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है, मतलब रोल निभाता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। 12 नंबर प्रश्न कि मलेरिया रोग का वाहक कौन सा जीव है? यानी मलेरिया जो रोग होता है इसका वाहक कौन सा जीव है? क्या एनोफिलीज मच्छर, या क्यूलेक्स मच्छर, या एडीज मच्छर, या माइट? तो साथियों ध्यान रखिएगा, मलेरिया रोग का जो वाहक है ना, फटाफट जवाब दीजिए। इस बीच में जैसे और सब जो आपका यहाँ पे मच्छर दिख रहा है ना, उससे कौन कौन सा रोग होता है आपको हम बताते चलते हैं। ये जो आपका माइट दिख रहा है आपको यहाँ पे माइट, इसकी वजह से आपको कौन सा रोग होता है साथियों? तो इसकी वजह से आपको खाज या वही दाद, खाज, खुजली आप सुने होंगे। दाद, खाज या फिर खुजली ये सुने होंगे। ये किसके कारण होता है आपका? ये होता है आपका माइट की वजह से। और एडीज मच्छर जो है, एडीज मच्छर के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसकी वजह से आपको डेंगू होता है।
अगर पूछे कि डेंगू किसके कारण, तो एडीज के कारण। डेंगू हो गया। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया भी किसके कारण होता है साथियों, ये भी आपका एडीज के कारण होता है। और पित्त जवर, क्या साथियों, पित्त जवर, पित्त जवर भी आपका एडीज के कारण होता है। और जीका वायरस, ये सभी आप ध्यान रखिएगा। जीका वायरस, आपको अगर पूछे इनमें से कोई भी एक सवाल, जैसे पूछ दे कि जीका वायरस किस मच्छर के कारण होता है, तो आपका एडीज के कारण होता है। किसके कारण, एडीज के कारण। इसका एक आप चार्ट बना लीजिएगा। इन सभी से ना एक सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये जो आपका क्यूलेक्स मच्छर है साथियों, क्यूलेक्स मच्छर, इससे कौन सा रोग होता है, तो इससे ना फाइलेरिया होता है। क्या होता है, फाइलेरिया। इससे क्या होता है, फाइलेरिया, जिसको क्या बोलते हैं, हाथी पाँव बोलते हैं। हाथी पाँव यानी पैर जो साथियों फूल करके ना मोटा हो जाता है, यानी हाथी की तरह हो जाता है, इसको फाइलेरिया बोलते हैं। और ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। और देखिए मलेरिया जो है, ये मलेरिया आपका मादा एनोफिलीज के कारण। किसके, एनोफिलीज मच्छर में भी अगर आपको पूछे कौन सा, तो ये मादा एनोफिलीज। कौन सा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज के काटने से होता है। और इसके बारे में जानकारी किसने दिया था, तो साथियों इसके बारे में जानकारी रोनाल्ड, कौन साथियों, रोनाल्डो नहीं बल्कि रोनाल्ड रॉस ने बताया था। इन सभी बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद, यानी 12 नंबर सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 13वां प्रश्न आपके सामने में है। प्रश्न क्या 13 कि ओजोन परत यानी जो ओजोन लेयर है ना, ये वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है। जो ओजोन लेयर है साथियों, ये वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। साथियों हम लोग जो है, हम लोग यानी जितने सारे भी जीव जंतु है वो कौन से मंडल में है, क्षोभ मंडल में है। और जो ये मौसम से संबंधित कुछ भी, जैसे कभी मौसम खराब हो गया, कभी आंधी तूफान बारिश, ये सभी चीज़ कहाँ पे होता है, सिर्फ आपका क्षोभ मंडल में ही होता है। उसके साथ ही जो जहाज ना, जो जहाज आपका उड़ता है, एरोप्लेन, ये आपका कहाँ पे उड़ता है, तो ये आपका समताप मंडल में उड़ता है। और ओजोन लेयर जो है ये आपका समताप मंडल में ही है। ओजोन लेयर आपका कहाँ है साथियों, समताप मंडल में ही है। और ये लेयर जो है ना सबसे ठंडा होता है। ये आपका वायुमंडल का सबसे ठंडा लेयर कौन है, आपका समताप मंडल ही है। और ओजोन लेयर किस में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। साथियों यहाँ से कुछ बातें और आप ध्यान रखिएगा। ये आपका ओजोन लेयर क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट रे आता है ना, यानी सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है उसको ये एब्जॉर्ब करता है, यानी इसको एब्जॉर्ब करता है। और इसको ना साथियों पृथ्वी तक आने नहीं देता है। ठीक है, इसमें जो आपका हानिकारक किरणें होता है, इस हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक आने नहीं देता है साथियों, कौन, आपका ओजोन लेयर। ठीक है, अब यहाँ से एक बात और आप ध्यान रखिएगा, ओजोन डे, OZONE, ओजोन डे साथियों आपका कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 16 सितंबर को आपका ओजोन डे मनाया जाता है। इन सभी बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए इस सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल कि मानव शरीर में आयरन मुख्यतः किसके निर्माण में सहायता होता है। आयरन जो है, जिसको लोहा बोलते हैं, वो किसके निर्माण में सहायता होता है। ऑप्शन है साथियों हीमोग्लोबिन के निर्माण में, एंजाइम के निर्माण में, हार्मोन के निर्माण में या डीएनए के निर्माण में। तो देखिए आयरन जो है साथियों, ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता है। किसके, हीमोग्लोबिन के निर्माण में आयरन सहायता होता है। अब यहाँ से हीमोग्लोबिन के बारे में जान लीजिए साथियों। हीमोग्लोबिन की वजह से ही ना जो खून है, खून इसका रंग कैसा होता है, खून का रंग लाल होता है। आप जो खून का रंग लाल देखते हैं वो किसके कारण, हीमोग्लोबिन के ही कारण। और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है साथियों, इसमें आयरन यानी लोहा पाया जाता है। अब आपको बताते चले, अगर आयरन की कमी होगा तो साथियों, रुकिए थोड़ा सा, ये टेरा क्या होता है। अगर आयरन की कमी हो जाए आपके शरीर में, क्या हो, आयरन की अगर कमी हो, किसकी कमी, आयरन की अगर कमी हो तो साथियों हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा। कौन सा, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा, एनीमिया, एनीमिया नामक रोग होगा। और इसी को क्या बोलते हैं, रक्तलाप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं साथियों, रक्तलाप बोलते हैं। यानी इसको खून की कमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खून की कमी। और जब किसी को खून की कमी हो तो डॉक्टर उसको क्या एडवाइस देता है कि आप क्या खाइए, गुड़ खाइए, आप क्या खाइए, आंवला खाइए, क्या खाइए, आंवला खाइए। और क्या खाइए आप, पालक खाइए। यानी गुड़, आंवला, पालक, इस सब में जो आपका लौह की मात्रा है ना काफ़ी अधिक पाया जाता है। इसलिए डॉक्टर क्या एडवाइस देता है, गुड़, आंवला और पालक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। 15 नंबर सवाल कि पानी का विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर कैथोड पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। साथियों देखिए पानी है,
पानी जिसका ये क्या आपका H2O, इसका जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H2 प्लस O2, यही होगा। अब बोला है कि कौन सी गैस उत्पन्न होती है कैथोड पर। साथियों कैथोड पर क्या ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, या हाइड्रोजन, या नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इस सवाल का जवाब, क्योंकि ये आज के क्लास का अंतिम सवाल है, तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। यानी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपको क्या बताना है साथियों कि कैथोड पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। क्या कैथोड पर आपका हाइड्रोजन उत्पन्न होती है या फिर ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।